हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी ऑन में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स और रीजनिंग का डे 48। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले आपने सारे पार्ट्स को जरूर देखा होगा। नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से सारे पार्ट्स को देख सकते हैं, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से भी सारे पार्ट्स को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 15 दिया गया और ए बी सी इक्वल टू 120 दिया गया, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू जो कि 74 है। तो आपसे पूछा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू क्या होगी। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है। अगर आपको वो फार्मूला ना पता हो तो आप इसको करने में थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप वैल्यू को मान करके करेंगे कि ए को क्या माने, बी को क्या माने, सी को क्या माने, तो इस तरह से टाइम लग सकता है। तो चलिए मैं आपको फार्मूला बताता हूँ और उस फार्मूले के थ्रू हम कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ हमारा इस तरह से दिया गया था। मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस में 3abc इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इतना फॉर्मूला होता है किसकी वैल्यू का, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का। लेकिन आपके पास तो सिर्फ इतना दिया गया, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, क्या करेंगे -3abc को राइट साइड में भेज देते हैं प्लस में। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू को रख देता हूँ a प्लस बी प्लस सी, और इंटू में जिसको ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। इसमें तो कुछ नहीं करना है, -ab माइनस बी सी माइनस सी है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा आपको प्रॉब्लम कर सकता है अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब आपके पास किस किस की वैल्यू दी गई है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास 15 दी गई है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे हम क्या करना होगा, अब हम इसको तोड़ेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को अगर लेकर, इसको लेकर के अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो क्या होगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और इक्वल टू में आपका 15 का स्क्वायर। यानी कि मैंने इसको उठाया और इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको लिख दूँ। ठीक है, जिसको जस्ट मैंने क्या किया है कि इसका उठा करके इसको मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, क्योंकि हमें ये निकल जाए। अब आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस में 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। तो मैं आपके क्या करता हूँ कि 2 कॉमन करके लिख देता हूँ इस तरह से। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और अगर आप सोचोगे कि थोड़ा सा लेंदी हो रहा है तो शायद आप ना कर पाओ, तो बहुत ईजी है, बस सिर्फ आप फॉर्मूले को ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए इतना का वैल्यू में निकालना, तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू तो हमारे पास दी गई है, कितना दी गई है, तो आपके पास 74 दी गई। 74 में 2 से गुना करके उसको घटाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 225 माइनस 74 दुना कितना हो जाएगा, 74 में इसमें 2 से गुना करेंगे तो 4 दुना 8, 7 दुना 14। ठीक है, 148। अब यहाँ से इसकी वैल्यू अब निकाल सकते हो। 15 में से 8 जगह तो 7, और यहाँ पे बचा आपके पास 21 में से 14 गया तो 7, यानी कि इतनी की वैल्यू जो आपके पास निकल गई, कितना, 77। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे आप इजीली पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सभी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। ठीक है, तो चलिए हम सबका वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू सबको पुट करते हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 15 दी गई थी, तो मैं 15 लिख देता हूँ। उसके बाद इंटू में करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 77 आ गई, तो 77 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और माइनस में देखिए ए बी माइनस बी सी माइनस सी, लेकिन आपके पास जो वैल्यू दी गई थी वो प्लस में दी गई थी, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये प्लस में हो जाएगा और प्लस में होगा, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आपके पास जो कि 74 दी गई थी, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से लिख सकते हैं। और उसके बाद देखिए क्या था हमारा, प्लस में 3abc, तो 3 मैंने लिखा और abc की वैल्यू कितनी दी गई थी, तो abc की वैल्यू 120 था। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए 15 गुने यहाँ पे 3 हो जाएगा, 77 माइनस 74 3, और प्लस में आपका 12 3 36 360, यानी 15 3 45 और आपका ये 360, तो टोटल कितना हो गया 360, और इसको करोगे तो 405। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो कि 405 बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला ना पता हो तो नहीं कर सकते हो, तो फॉर्मूले को आप अच्छे से याद रखिएगा, और अदरवाइज आपको काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा इस क्वेश्चन को डायरेक्ट अगर मान को पुट करके करना चाहो तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप 2 मेथड यूज कर सकते हैं, या तो पहला आप कॉन्सेप्ट मेथड यूज कर सकते हैं, या फिर एक डायरेक्ट ट्रिक होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जो कि कॉन्सेप्ट मेथड है वो, और उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताता हूं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन का कहने का मतलब ये हुआ कि एक राशि साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है। तो हम ये मानते हैं कि अगर मूलधन हमारा P था, जब हो जाती है का मतलब क्या कि हमारा जो मिश्रधन है
वो क्या होता है कि वो इससे दुगना हो जाता है। कितने वर्षों में? 8 वर्षों में। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि समय आपका 8 वर्ष है। आपको निकालना क्या? रेट निकालना है। ठीक है, कितना परसेंट होगा। तो देखिए बस हम यहाँ पे क्या करेंगे, एस आई इक्वल टू क्या होता है, एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन में 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। ये मैंने फॉर्मूला रखा। एस आई हमें पता नहीं है क्योंकि कितना साधारण ब्याज है ये तो हमें पता नहीं, लेकिन आपको पता है ये चीज़ कि मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो आपका जो कि साधारण ब्याज निकल जाता है। तो 2p माइनस पी कर देंगे तो आपका निकल जाएगा, मिश्रधन माइनस मूलधन करेंगे तो आपका साधारण ब्याज निकल जाता है। पी को पी रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आर हमें निकालना है। टी आपके पास 8 साल दिया गया था, नीचे मैंने 100 रखा। अब देखिए 2p में से एक p घटेगा तो p बचेगा और राइट साइड में p है और यहाँ पे r 8/100, कोई दिक्कत नहीं। p से p खत्म हो गया। 8 की वैल्यू 8 से इसको मैं घटाऊंगा तो 4 से घटाता हूँ, 4 दूना 8 और 25 चौका 100। तो ये कह सकते हैं कि r की जो वैल्यू है 25/2 यानी कि 12.5% आ जाता है। ये तो हो गया आपका जो कि ये कॉन्सेप्ट मेथड, आपने फॉर्मूले के यूज से कॉन्सेप्ट मेथड लगा करके निकाल लिया। लेकिन अगर आप नहीं चाहते इतना करना तो क्या कर सकते हैं, तो सिंपल सा आपके लिए एक फार्मूला मैं देता हूँ। डायरेक्ट फार्मूला जो है वो उसको ट्रिक कहती है, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए आपको रेट निकालना है तो रेट इक्वल टू आप लिख लो, रेट इक्वल टू n-1 और यहाँ बट्टा में आपको लिखना है t गुने 100। बस काम खत्म हो गया। n का मतलब जितना गुना हो रहा है वो -1 कीजिए, t का मतलब समय और गुने 100। अब यहाँ पे आप दोनों में से कुछ भी निकाल सकते हो। अगर आपके पास रेट दिया गया हो तो टाइम पूछे तो भी निकाल सकते हो, और अगर आपके पास टाइम दिया गया रेट पूछा तो भी निकाल सकते हैं। तो यानी कि यहाँ से दो चीज़ आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसका राइट आंसर इतना आ रहा है कि नहीं। n का मतलब मैंने आपको बताया कितना गुना हो जाता है, 2 गुना हो रहा है तो 2 - 1 करेंगे तो कितना होगा, ऊपर में तो 1 ही होगा, नीचे t यानी कि 8 और गुने में 100। तो देखिए इतना ही जो चीज़ था वही आया कि नहीं, 100/100 आया कि नहीं आया। तो इसको मैं 4 से घटाऊंगा तो क्या होगा, 4 दूना 8, 25 चौका 100, तो 25/2 का मतलब क्या हुआ, 12.5। तो आपका रेट वही आया कि नहीं। तो कह सकते हैं कि आप या तो इसको लगा लो या फिर इसको लगा लो। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपने ये चीज़ समझ लिया होगा कि यहाँ पर हम लोगों ने कौन सा मेथड यूज़ किया और कौन सा ट्रिक यूज़ किया, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इस ट्रिक को आप हमेशा याद रखेंगे। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि 50 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से 10 सेकंड में गुजरती है, तो रेलगाड़ी की किलोमीटर प्रति घंटा में चाल क्या होगी। देखिए यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस दिया गया वो मीटर में दिया गया और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी मीटर में दी गई है और समय जो है सेकंड में दिया गया, लेकिन क्वेश्चंस में रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर घंटा में पूछा जा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, जो हम यूज़ करते हैं उसी को यूज़ करेंगे। देखिए हमें निकालना क्या है, चाल निकालना है। तो हम ये कह सकते हैं फ्रेंड्स समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा में चाल, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कह सकते हैं। ठीक है, तो समय आपके पास 10 सेकंड दिया गया। डिस्टेंस मैंने आपको बताया कि अगर कोई रेलगाड़ी जो है वो क्या करता है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करता है तो उन दोनों के जो डिस्टेंस होता है उन दोनों को ऐड करते हैं। लेकिन अगर खंबे को पार करता है कोई ट्रेन तो इसकी जो लंबाई होती है उसको नेगलेक्ट करते हैं, क्योंकि खंबे की कोई लंबाई नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की लंबाई होगी और इसी को हम दूरी मानते हैं। लेकिन अगर कंडीशन पुल हो या फिर कोई प्लेटफॉर्म हो, इसको कोई ट्रेन पार करता है तो ट्रेन की लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई या फिर पुल की लंबाई को भी जोड़ करके डिस्टेंस बनाते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस जो हमें होगा वो क्या होगा, 50 मीटर तो ट्रेन की लंबाई खुद के डिस्टेंस हो गई, और फ्रेंड्स जो कि 100 मीटर वो लंबे प्लेटफॉर्म को भी पार कर रहा है, यानी कि कुल डिस्टेंस जो होगा आपका 150 मीटर हो जाएगा। ठीक है, नीचे का एस का मतलब स्पीड हमें निकालना है तो मैं इसको मान लेता हूँ कि एक्स हो जाता है। ठीक है, अब इसको देखिए कैलकुलेशन करेंगे तो 10 और ये आपका कितना हो गया 150। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैं क्या करता हूँ, ये आपका एक्स को एक्स छोड़ता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखिए मैं क्रॉस में कर लेता हूँ, यहाँ से हम क्रॉस में करेंगे तो कितना होगा 15 और 150 बटे में 100 10, तो 0 से 0 कट गया, काम खत्म, क्योंकि चलो यहाँ से कटाते हैं। तो एक्स की वैल्यू 15 क्या हो, 15 मीटर पर सेकेंड आया। ठीक है, 15 मीटर में था और नीचे आपका सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड। लेकिन हमें जो वैल्यू निकालनी है वो किलोमीटर पर घंटा में निकालना है। तो आपको ये चीज़ पता होगा कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में जाने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से आप गुना करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर किलोमीटर यानी कि 72 किलोमीटर पर घंटा हो, इसको आप करना होगा चेंज मीटर पर सेकंड में, तो उस समय क्या करेंगे 5/18 से गुना करते हैं। ठीक है, ये आपका मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। यहाँ से देखिए इसको मैं 3 बार में कटाता हूँ, तो कहने का मतलब क्या हुआ, 18×3 = 54 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा उस ट्रेन की स्पीड, जो कि यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर दिया गया। चलिए इसको मैं लिख लेता हूँ, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया गया, और आगे क्या कह रहा है कि ए सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दिया गया। तो एक और कंडीशन हमारे पास दी गई, ए बी जो लंब है वो किस पे, ए सी पे लंब डाला गया। तो हमें ये बताना है कि त्रिभुज ए बी सी से परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ओके,
तो परिवृत्त की त्रिज्या निकालना है, तो कहने का मतलब ये हुआ। चलिए सबसे पहले तो बनाते हैं फिगर किस तरह से होगा। आपका एक त्रिभुज होगा, तो हम इसको एक मान लेते हैं कि त्रिभुज होगा, ठीक है। एक त्रिभुज हो गया, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए बी ए सी पे लंब है। ए बी जो है वो ए सी पे लंब है, यानी कि हमारा ये कुछ ए सी होना चाहिए, तो इसको मैं ए सी मान लेता हूँ। इस पे लंब यानी कि ये बी हो गया, ठीक है। ए बी जो है वो ए सी पे लंब है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, ए बी की वैल्यू 5 और ए सी की वैल्यू 12, ये आपका हो गया। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ट्रिपलेट है, क्योंकि फ्रेंड्स 5, 12 और 13 होता है। लेकिन हमें क्या करना है कि इसके परिवृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो कहने का मतलब परिवृत्त का मतलब बाहर की तरफ एक वृत्त होगा इस तरह से, ठीक है। परिवृत्त, तो ये हमारा त्रिज्या बनेगा, ये जो होगा उसकी त्रिज्या होगी, ये जो होगा इसकी त्रिज्या होगी, ठीक है। तो हमें इसकी त्रिज्या निकालनी है। तो आपको पता चल गया फ्रेंड्स कि ये टोटल आपका जो होगा वो 5, 12 और ये आपका 13 होगा, ठीक है। ये 13 हो गया। अब हमें त्रिज्या निकालना है, इसका जस्ट आधा ही तो त्रिज्या होगा, यानी कि 6.5 होगा इसकी त्रिज्या होगी। तो उम्मीद करते हैं चीज़ आपने समझ लिया होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे किस तरह से कैलकुलेशन किया हुआ। यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया होगा फ्रेंड्स। आपको पता होगा कि 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है, लेकिन अगर आपको ट्रिपलेट नहीं पता तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, क्योंकि कर्ण बराबर क्या होता है, यानी कि बी सी स्क्वायर इक्वल टू आप ये ए बी स्क्वायर और प्लस में ए सी स्क्वायर के थ्रू भी निकाल सकते हो। 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर कर लीजिए, यानी कि आपका टोटल 25 और 144 169 होगा, और बी सी बराबर 13 आप निकाल सकते हो। तो 13 मैंने डायरेक्ट यहाँ पे इसी तरह से लिखा, क्योंकि ये ट्रिपलेट है, मुझे याद है। तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप ये 2-4 जो ट्रिपलेट होते हैं उनको याद रखिए। 5, 12, 13 याद रखो, 3, 4, 5 ये ट्रिपलेट याद रखिए, क्योंकि ये डायरेक्ट हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं कि एक व्यापारी जो अपने माल को 50% अधिक अंकित करता है, तो मान के चलिए कि उसने खरीदा होगा 100 रुपये में, ठीक है। जो दुकानदार है उसने खरीदा होगा 100 रुपये में, लेकिन वो अपने वस्तु को क्या करते हैं कि 50% अधिक अंकित करता है, यानी कि 150। मान के चलते हैं कि उसने 150 रुपये अंकित कर दिया। आगे ये कह रहे हैं कि 20% की छूट देता है, यानी कि जितने भी उसने अंकित किया उस पर कि वो डिस्काउंट भी करता है बेचते वक्त। वो क्या करते हैं कि 20% की छूट देता है। 20% का छूट का मतलब 80/100 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से 00 से 00 खत्म हो गया, तो 15 8 120, ठीक है फ्रेंड्स। तो 120 रुपये में वो बेच रहा होगा। खरीदा कितना में, 100 रुपये में, लेकिन उसने दाम रखा है 150 रुपये, और उसको क्या कर रहा है कि 20% की डिस्काउंट दे करके 120 रुपये में बेच रहा है। अब आप ये बताइए कि 100 रुपये में खरीदा और 120 रुपये में बेच रहा है, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 20% का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। देखिए फ्रेंड्स, जो भी आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन है, तो कोशिश कीजिए कि आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। एक्स मानकर बनाने में थोड़ा सा लेंदी होता है, आप इस तरह से कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि क और ख अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 9 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो क और ख को मान लेते हैं हम ए, जो कि 9 दिन में कर सकता है, और बी उसी कार्य को यानी कि ख 15 दिन में कर सकता है किसी कार्य को। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब आगे क्या कह रहे हैं कि यदि वे एक दिन बारी बारी से कार्य करते हैं, यानी कि अल्टरनेट डेज पे कार्य करते हैं, कार्य करना आराम करते हैं, और कार्य कौन आराम करता है, तो ए आराम करता है, ठीक है फ्रेंड्स। कार्य को आराम करे तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 9 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 45, कोई दिक्कत नहीं। 9 पंजे 45 और 15 तिया 45, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, दोनों साथ में मिलकर करेंगे तो फ्रेंड्स 2 दिन का कार्य जो होगा, 2 दिन का ए प्लस बी का कार्य आप निकालो। 2 दिन का ए प्लस बी का कार्य कितना होगा, क्योंकि अल्टरनेटिव पर कार्य एक दिन ये कर रहा है, एक दिन ये कर रहा है, यानी कि 2 दिन का जो कार्य होगा सम्मिलित रूप से, तो वो 5 3 8 8/45, ये 2 दिन का कार्य इनका हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसके नज़दीक जाने की कोशिश करेंगे, 45 के नज़दीक। इसमें कितना, 2 दिन में इतना कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर 10 दिन के काम निकालें, यानी कि अगर 5 से गुना करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, इसके नज़दीक जाना होता है। अगर आप मान के चलोगे 6 से गुना कर दोगे तो 8 के 48 होगा, जो कि 45 से ज़्यादा का। ऐसा तो काम नहीं करना है, क्योंकि इसके इतना ही काम करना है, कोई ज़्यादा काम क्यों करेगा, ठीक है। तो देखिए हम इसके नज़दीक जाने के, यानी कि 6 से गुना करें तो ज़्यादा होगा, तो कह सकते हैं कि 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी ये कह सकते हैं कि 10 दिन का जो कार्य होगा, इन दोनों का 10 दिन का कार्य 8 पंजे 40, ठीक है। 40 कार्य ये दोनों 10 दिन में कंप्लीट करेंगे। 40 कार्य 45 में से 40 कार्य कंप्लीट हो जाता है, तो शेष बचा कितना, तो शेष आपका हो कि 5/45 बचा, ठीक है। क्योंकि 40 काम खत्म हो गया, शेष 45 बचा। 45 का मतलब 1/9, ठीक है फ्रेंड्स, इतना का मतलब 1/9। 10 दिन में इतना कार्य कंप्लीट हो गया था, और आपके पास बचा इतना कार्य है। और कार्य कौन अब आराम कर रहा है, तो कार्य ए आराम कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1/9 कार्य, कहने का मतलब ये हुआ कि ए जो है वो एक कार्य को कितने दिन में कर रहा था, 9 दिन में, ठीक है। तो 1/9 कार्य को कितने दिन में करेगा, 1 दिन में, ठीक है फ्रेंड्स, 1 दिन में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 10 दिन तो पहले से था और 1 दिन यहाँ पे आएगा, तो टोटल कार्य कितना दिन में कंप्लीट हो गया, 11 दिन में।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपने समझ लिया होगा कि यहाँ पे किस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है, और अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चंस अक्सर देखने को मिलता रहता है, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 3 वर्ष पूर्व 17 वर्ष थी, लेकिन अगर हम वर्तमान में बात करें, अगर 3 वर्ष पूर्व की बात करें तो यानी 3 वर्ष पूर्व का दिया गया था, लेकिन अगर वर्तमान में बात करें कि 3 वर्ष बाद उनकी सभी का आयु कितना होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि 5 सदस्य थे तो 5 गुने 17, 17 पच्चे 85 हो गया, और सभी के लिए 3-3 वर्ष आगे बढ़ेंगे तो 5 सदस्य थे और 3-3 वर्ष के अनुसार 5 तिहाई 15, ठीक है, ये हो जाएगा इनका कुल आयु। तो 15 और 85 करेंगे तो 100, ठीक है, 100 वर्ष हो जाता है। ये बात हो गई। आगे क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ किंतु परिवार की औसत आयु आज भी उतनी है। पहले 5 सदस्य थे लेकिन एक बच्चे का जन्म हुआ तो अब कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। 6 होने के बाद भी उनकी औसत आयु जो थी पहले भी 17 था और आज भी 17 ही है, तो कुल कितना हो गया टोटल 17 छके 102, ठीक है फ्रेंड्स, 17 छके 102। अब ये कह सकते हैं कि 6 सदस्यों की टोटल आयु 102 है और 5 सदस्यों की कुल आयु 100 थी, तो बच्चे जो था वो छोटा बच्चा, उसकी आयु कितनी होगी, तो बच्चे की आयु आप यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, यानी 102 में से 100 घटा देंगे तो 2 वर्ष। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर पेपर में आपको देखने को मिलता है। अगर बात की जाए औसत की, अगर वहाँ से ये क्वेश्चन ना पूछा जाए तो बहुत ही गलत बात है, अक्सर आपको देखने को मिलता रहता है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपने समझ लिया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया, जो कि ट्रिग्नोमेट्री से मैंने लिया है, tan थीटा इक्वल टू 3/4 दिया गया और आपके पास दिया गया कि 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस में 3 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए सबसे पहले तो मैं क्वेश्चंस लिख लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्वेश्चंस लिख रखा और हमसे ये इसी की वैल्यू पूछ रहा है कि कितना होगा। इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए 2 मेथड हो सकते हैं। सबसे पहला तो आपके पास tan थीटा की वैल्यू दी गई, यानी कि लंब बटा आधार दिया गया 3 4, तो कर्ण अगर आप यहाँ से निकालोगे तो 5 हो जाएगा। ट्रिपलेट की मदद से आप इजीली कर सकते हैं, 3 4 5, कर्ण आपके पास 5 हो गया, और साइन थीटा की वैल्यू होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि 3/5, इस तरह से भी करके निकाल सकते हो। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, ये मेथड तो आपको पता होगा। लेकिन मैं आपको एक अलग चीज़ बताता हूँ, आप इस क्वेश्चन को इससे भी आसानी से कैसे कर सकते हैं। जब भी फ्रेंड्स आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस मिले और आपको यहाँ पे दिखे कि tan की वैल्यू दी गई है 3/4, अक्सर tan की वैल्यू ही दिया रहता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान से समझेगा। अब मैं बोलूँ अगर कि आप इन दोनों में cos से डिवाइड करो, यानी कि दोनों ऊपर और नीचे में दोनों में cos से डिवाइड करो, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, cos यानी cos स्क्वायर थीटा से वैल्यू को डिवाइड करते हैं क्योंकि cos स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो भी रहता है उसी को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। अगर हम cos से डिवाइड करते हैं तो साइन स्क्वायर बटा थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बटा में cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो अगर मैं इसको cos से डिवाइड करता हूँ, देखिए मैं लिख देता हूँ, cos स्क्वायर थीटा से भाग करते हैं, ठीक है, भाग। तो इसको मैं करूंगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आपका कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। माइनस में देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे फिर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये कट के क्या हो जाएगा, 2 बचेगा सिर्फ, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी हो जाएगा, यानी कि 4 साइन बट्टे में कॉस होगा जो कि tan में हो जाएगा, फिर से कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे प्लस में होगा, लेकिन यहाँ पे 3 दिया गया, कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ आपको नहीं करना है फ्रेंड्स, tan की वैल्यू 3/4 दी गई थी, लेकिन स्क्वायर में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, 4 गुने क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर करके लिख दो, जो कि 16 हो गया, माइनस में 2 और नीचे आपका हो जाएगा फिर से वही चीज़ 9/16 प्लस में 3। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से इसको कटा लेते हैं, 4 चौका 16 और 4 चौका 16, ये कट गया दोनों तरफ 4 4 से। ऊपर में कितना बचा, 9/4 माइनस में 2 और नीचे में आपका बच्चा 9/4 प्लस में 3। इसको सॉल्यूशन कर देते हैं, 4 दूना 8, यानी कि 9 में से 8 है तो 1/4, और फिर से देखिए फ्रेंड्स ये आपका कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 और 9 को जोड़ेंगे तो 9 2 21, ठीक है। और नीचे आपका 4, तो नीचे के 4 से 4 ये खत्म, 1/21 कह सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपने समझ लिया होगा कि यहाँ पे किस तरह से किया जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, तो मैं आपको रिकमेंड हमेशा करूँगा कि इस टाइप के जब भी क्वेश्चन है तो आप सबसे पहले तो कॉस से डिवाइड करने की कोशिश कीजिए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि किसी ABC त्रिकोण की मध्य रेखा जो है वो AD है। तो चलिए सबसे पहले तो त्रिभुज को बना लेते हैं। एक त्रिभुज दिया गया और ये त्रिभुज का क्या नाम है, AB और C, ठीक है। और आगे क्या कह रहे हैं कि इसमें मध्य रेखा AD दी गई है, तो मध्य रेखा कुछ इस तरह से AD इसको मान लेते हैं। आगे क्या कह रहा है कि और O इसका इस प्रकार केंद्रक है, O मान लीजिए कि इसका केंद्रक यहाँ पे O है। क्लियर। आगे क्या कह रहा है कि AO बराबर 10 दिया गया,
यानी फ्रेंड्स AO आपका ये हो गया, ये 10 दिया गया, तो हमसे पूछा कि OD की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आपको याद हो कि मैंने इससे पहले अगर इस टाइप के जो क्वेश्चंस कराते हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी त्रिभुज में जो माध्यिका होती है, ये आपका माध्यिका कहलाता है। माध्यिका क्या करता है कि इसके केंद्रक में अगर बिंदु हो तो इन दोनों को 2:1 में डिवाइड करता है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है ये 2 होता है और इसकी जो वैल्यू होता है 1 होता है, यानी कि 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। जब 2 का वैल्यू का वैल्यू जो वो 10 है, यानी कि 2 का बराबर 10 है, तो 1 का बराबर कितना होगा 5। कोई दिक्कत नहीं, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। ये जो होता है वो कितना होता है, ये 2:1 के अनुपात में, यानी कि ये 2 होता है और ये आपका 1 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कह सकते हैं कि 2 की वैल्यू 10 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 के बराबर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 5। OD का मान आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, OD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया कि आपके पास एक ये कुछ सीरीज दिए गए हैं गुना में कर करके, आपको ये बताना है कि गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो गुणनफल का इकाई अंक निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आपको ये चीज़ पता होगा, गुणनफल का इकाई अंक निकालने के लिए लास्ट का जो इकाई अंक होता है उनको आप मल्टीप्लाई करते चलो। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, पहले में देखिए कितना गया 49,237 का सिर्फ मैं 7 लेता हूँ, क्योंकि हमें इकाई अंक को ही गुना करना है। गुना करेंगे, उसके बाद देखिए 39,95 से मैं 5 ले लेता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। गुना में 738 है तो 38 का सिर्फ 8 लेते हैं, 83 का 3 लेते हैं और लास्ट में तो 9 है। ये इसी को हम गुना करेंगे और लास्ट में जो हमारा डिजिट आएगा उसी को करेंगे। लेकिन इतना को भी गुना नहीं करना है, मैं आपको जो बताता हूँ उस चीज़ को ध्यान से समझिए। देखिए 7 × 5 = 35, यानी 35 करेंगे तो लास्ट के 5 आएगा, इसको मैं ले लेता हूँ। गुना में 8 हो जाता है और ये तो आपका ज्यों कहते हैं आगे लिखते जाएंगे। चलो लिख ही देता हूँ, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं करना। अब यहाँ पे देखिए 8 × 5 = 40, यानी कि लास्ट में 0 आ गया। अब ये लास्ट में 0 है तो किसी से भी गुना करो, ये तो लास्ट में 0 ही लाएगा। लास्ट का डिजिट जो 0 आ गया तो वो तो फिक्स है कि किसी में भी गुना करोगे तो उसका इकाई अंक जो होगा 0 होगा। तो ये कह सकते हैं कि बस हमारा राइट आंसर यहीं पे कंप्लीट हो गया, इसका इकाई अंक जो होगा वो गुना 0 लास्ट में आएगा ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा राइट आंसर क्या है यहाँ पे 0, इकाई अंक 0 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि लास्ट में जितने भी डिजिट रहते हैं उनको आप लेकर के चलो और उसी को गुना करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है, आपके पास एक जो कि फिगर बनाया गया और इसमें आपको बताना है कि आयत कितनी है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेगा, आयत कितनी है ना कि चतुर्भुज। तो चलिए सबसे पहले तो इस फिगर को बना लेते हैं। फिगर कुछ हमारा इस तरह से दिया गया, ठीक है। तो फिगर मैंने बना लिया, ये फिगर आपका बन करके लगभग रेडी हो चुका है। कुछ इस तरह से दिया गया और ये कुछ इस तरह से दिया गया। तो फिगर हम लोगों ने बना लिया और हमें यहाँ पे बताना है कि इसमें आयत कितनी है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा फ्रेंड्स, आयत हमसे बताना है कि आयत कितना है। आयत का मतलब क्या होता है, आयत का मतलब ये हुआ कि आपके पास इस तरह से फिगर होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि आमने सामने की जो भुजा होती है वो दोनों बराबर होती है इस तरह से। और जो कि आपको पता है वर्ग क्या होता है, वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे देखना है कि इस तरह की फिगर कौन सा बन रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या बन सकता है। तो देखिए पहले तो एक यहाँ पे बनेगा, एक मान लीजिए ये बना, उसी तरह से यहाँ पर भी बन सकता है, 2 बन गया। ठीक है, अब हम इसको पलट देंगे तो ये 3 बन गया इस तरह से और एक यहाँ पे बन गया 4, यानी कह सकते हैं कि एक छोटा वाला में फिगर में 4। सेम टू सेम बड़े वाले फिगर को भी देखते हैं, यानी कि बड़े वाला फिगर को यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से 1 बनेगा। ठीक है, सेकंड देखिए यहाँ पे 1 बन गया, 2 और ये आपका 2 गया। अब इसको पलट कर देखते हैं, 3 और इधर से आप पलट दो 4। क्लियर, यानी कि ये कह सकते हैं बड़े वाले में भी 4 बनेगा। तो ये हमारा कितना हो गया, 8 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर चतुर्भुज पूछ लेता तो क्या होता, चतुर्भुज पूछता तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि चतुर्भुज अगर पूछता तो उस कंडीशन में कितने इसमें चतुर्भुज बनते। देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर कर पाते हैं। ऑप्शंस यही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर आएगा। तो बताइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर है। सिरों की संख्या अगर गिना जाए तो 200 है, यदि टांगों की गिना जाए तो 580 होते हैं। तो कबूतर की संख्या बताना, यानी कि 2 पैर वाले जो जानवर है कबूतर, उसकी संख्या बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया था, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो 2 पैर और 4 पैर वाले की संख्या अगर हमसे पूछे तो वहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि पैरों की संख्या को 2 से डिवाइड करके सिरों की संख्या घटा लेने पे 4 पैर वाले की संख्या निकल जाती है। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, देखिए 4 पैर वाले की संख्या निकालने के लिए क्या कहता है कि पैर की संख्या को 2 से डिवाइड करके माइनस में आपको सिर की संख्या घटा लेना है। यही तो हो गया, बस इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं इसको बताता हूँ कैसे करना है।
चार पैर वाली संख्या निकलेगी। तो चलिए कैसे करते हैं, पैरों की संख्या को 2 से डिवाइड करिए। 580 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 580 बटे में 2, और सिरों की संख्या जो कि 200 हम इनको घटा लेंगे। तो 580 को करेंगे तो कितना होगा 29, यानी कि 290 माइनस में 200, यहाँ से करेंगे तो क्या होगा 90। जो निकला वो क्या हुआ 90। चार पैर वालों की संख्या अगर डायरेक्ट पूछता कि चार पैर वाले यानी कि खरगोश की संख्या पूछता तो ये आपका खरगोश हो गया, ठीक है। लेकिन हमसे क्या पूछा है कबूतर की संख्या, तो टोटल 200 थे ना, 200 सिरों की संख्या, तो दोनों का मिलाकर के सिर्फ 200। तो 200 में से अगर 90 घटाते हो तो क्या होगा 110 जो होगा वो क्या हुआ कबूतर की संख्या। तो 2 पैर वाला ये आपका कबूतर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपने आज जरूर समझ लिया होगा। क्लियर। अगर इसी बात पे ये वीडियो अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा गया, मार्च MARCH, मार्च को कुछ इस तरह से लिखा गया PXUZK। तो हमसे ये पूछा कि अप्रैल को क्या लिखा जाएगा, अप्रैल को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये किस तरह से लिखा गया। तो देखिए फ्रेंड्स M के बाद आता है MNOP, ठीक है, यानी कि M के बाद क्या आता है MNOP। तो ये कह सकते हैं कि इसमें +2 यानी कि +3 जोड़ा गया, ठीक है, +3 जोड़ेंगे तो आपका P आएगा। सेम टू सेम उसी कंडीशन में अगर इसको देखें A के बाद X लिखा गया, यानी कि A के पहले X आता है, X यानी कि देखिए ZYX, ठीक है। तो यानी कह सकते हैं कि इसमें 3 माइनस किया गया। तो हमारा जो पैटर्न बन रहा है +3 -3 +3 -3 इस तरह से। तो हम यहाँ पे भी वही करेंगे, A के बाद हम +3 ऐड करेंगे तो क्या होगा, A के बाद +3 ऐड करके देखिए तो आपका D आ जाएगा, ठीक है। A के बाद BCD, ठीक है, D आएगा। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्या होगा, तो देखिए पहले 3 जोड़ा गया था, 3 घटाना पड़ेगा, तो यानी कि P से अगर 3 पीछे आएंगे तो क्या हमारा बनेगा MNOP, ठीक है, M आएगा। तो आप ऑप्शंस में देख सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं, आपका राइट आंसर आ चुका है DM वाला, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये बन रहा है कि देखिए आपके पास एक सीरीज दिया गया 2 7 17 32 और उसके बाद लिखा गया 52 77 और लास्ट में आपसे पूछा गया यहाँ पे वाट क्या होगा। तो इस पैटर्न को समझ लेते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन तो लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए इन दोनों का डिफरेंसेस 5 का है, इन दोनों का डिफरेंसेस 10 का है। तो देखने से लग रहा है कि ये 5 का टेबल लिखा गया, 10 5 और यहाँ पे 12 में से 7 यानी कि बिल्कुल करेक्ट है 15, 5 10 15 तो ये डेफिनेटली 20 होगा, यहाँ पे आपका 25 होगा। तो यहाँ पे इन दोनों का जो कि डिफरेंसेस 30, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए 30 और 77 यानी कि 107, कोई दिक्कत नहीं, 107 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में ये कह रहा है कि मिश्रित अक्षर समूह AERTW, देखिए यहाँ पे लिखा गया AERTW, ठीक है, ये लिखा गया को पुनः व्यवस्थित कर एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाता है जिसका मध्य अक्षर कौन सा होगा। यानी इसको अगर अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाए और उसके बाद हमें बताना है कि इसका मध्य अक्षर क्या होगा। तो इसको हम ध्यान से देखें तो ये क्या लग रहा है, AERTW से हम क्या बना सकते हैं, तो मैं इसको कहूँ कि आप इसको वाटर बना सकते हो, WATER बन सकता है कि नहीं, ठीक है। वाटर बनाने के बाद हमें बीच वाले शब्द लिखना है, तो यानी कि T इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। मध्य वाला संख्या क्या होगा, मध्य वाला डिजिट T बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न लग रहा है। लिखा गया 6:18 और यहाँ पे आपका जो कि प्रोपोर्शन दिया गया 4 पूछ रहा है क्या होगा। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो इस पैटर्न को समझिए कि यहाँ पे किया क्या गया है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर आप इसको सोच रहे हैं कि 6 18 कर दिया गया तो यहाँ पे 4 12 ऑप्शंस में नहीं है, तो यानी कि ये पैटर्न हमारा गलत होगा। अब क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, अगर आप इसको ये सोचोगे कि 4 चौका 16 और 16 में से हम यानी कि ये कह सकते हो कि अगर इसको हम स्क्वायर हाँ चलो स्क्वायर करते हैं, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 36, 36 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर भी वही करते हैं, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4 का स्क्वायर 16 और 16 में से हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं 8 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाता है। तो यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर 8 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए तो देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से दिया गया, आपके पास पासे के 2 फलक दिखाया गया और आपसे ये पूछा जा रहा है कि सफ़ेद के पीछे कौन सा रंग होगा। तो मैंने आपको ये बताया कि अगर पास से 2 फलक दिए हों और दोनों पासे में 2 चीज़ कॉमन मिल रहे हो, तो आपके पास 2 जब कॉमन मिलता है तो उसमें कुछ करना ही नहीं होता है, पीला का पीला के साथ मैच कर दो और लाल के साथ लाल मैच कर दो, जो बचा वहाँ पे राइट आंसर इसका कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी कि हमें प्रॉब्लम वहाँ पे होती है जब आपका पास एक
पासे दिया, यानी कि 2 पासे दिए गए और उनमें सिर्फ एक कॉमन होता है, वो भी मैंने आपको कंडीशन बताया किस तरह से किया जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। लेकिन हमारा जो तरीका क्या होता है, तरीका हमारा ये होता है कि आप यहाँ पे तो कुछ दिक्कत ही नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि अगर आप किसी भी कॉमन उठाते हो तो मान लीजिए पीला को आपने उठाया तो इसको क्लॉकवाइज में आप घुमाओ, तो क्लॉकवाइज में घुमाने के बाद पीला के बाद लाल लिखेंगे, लाल के बाद क्लॉकवाइज के बाद क्या आएगा, सफ़ेद आएगा। ठीक है, सफ़ेद आता है। उसके बाद हम इसी तरह से इसमें भी करते हैं, पीला के सामने को पीला लिखिए। और मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि पीला के सामने पीला तो लिख दिया, लेकिन अगर दो दो कॉमन हो, यानी कि दो दो, इसमें देखिए इसमें लाल भी है इसमें भी लाल है, तो लाल के सामने आपको लाल लिखना होता है। क्लियर, जो बचा उसके सामने आप उसको लिखो। सफ़ेद के नीचे इसमें क्या बचा, सिर्फ नीला। तो आप ये कह सकते हैं कि सफ़ेद का जो अपोजिट कलर होगा वो नीला होगा, पासे के अकॉर्डिंग जो सफ़ेद होगा उसके जस्ट नीचे नीला होगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। अगर आपने पासे से रिलेटेड हमारे सारे वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, पासे का 1 और पासे का पार्ट 2, तो दोनों पार्ट को देख लीजिए, आपको काफ़ी ईजिली समझ में आ जाएगा। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए फ्रेंड्स, आपके पास एक फिगर दिया गया, बताना है आपको कि पिछड़े वर्ग के अशिक्षित कितने लोग नियुक्त हैं। तो सबसे पहले इस फिगर को मैं बना लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके पास कुछ इस तरह से फिगर दिया गया और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें पिछड़े वर्ग के अशिक्षित कितने लोग नियुक्त हुए हैं, यानी कि पिछड़े वर्ग से और नियुक्त हुए लेकिन शिक्षित में नहीं, अशिक्षित में। यानी कि हमारे पास ये जो कंडीशन है त्रिभुज में नहीं आना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि पिछड़ा वर्ग में आना चाहिए, नियुक्त में आना चाहिए, लेकिन अशिक्षित होना चाहिए, इससे बाहर होनी चाहिए, त्रिभुज से बाहर होनी चाहिए। तो त्रिभुज से बाहर कौन सा हो रहा है, 17, 7 और 5, नियुक्त और परीक्षण पिछड़ा वर्ग दोनों में आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं यही हमारा जो कंडीशन होगा यही बिल्कुल फॉलो करेगा 5। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि सिर्फ 5 ही लोग हैं जो कि पिछड़े वर्ग के अशिक्षित हैं, क्योंकि शिक्षित होते तो इसके अंतर्गत आते, त्रिभुज के अंतर्गत, लेकिन शिक्षित नहीं है, अशिक्षित है, तो इससे बाहर इन दोनों में कॉमन 5। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, 5 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस तरह के रोजाना नई वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।